नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम दालों पर हम लेकर आए हैं दिल्ली से, जहां पर एक बहुत बड़ी दालों की समिट है और हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं। सुनील कुमार सिंह जी नेफेड से। सुनील जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज हमें। सबसे पहले जिस तरह से 2024 रहा, स्टॉक लिमिट्स भी लगी, रिकॉर्ड इंपोर्ट्स भी हुआ, प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल थे, सरकार की तरफ से इतने सारे मेजर्स भी आते रहे। 2025 की शुरुआत कैसी हुई, आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने मुझे पैनल में सुना, 2024 खत्म हो चुका है और 2025 जो है वो बहुत कंफर्टेबल ईयर रहने की उम्मीद है। और आपके कल के डिस्कशन से भी इमर्ज हुआ कि टूर की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है एंड इनफैक्ट जो ओवरसीज की प्रोडक्शन है उसके लिहाज उसको देखते हुए टूर की फसल अच्छी है, प्राइसेस भी ठीक रहेंगे। जो लेंटिल है, जो मसूर दाल हम कहते हैं, उसकी भी फसल बाहर अच्छी है और साथ साथ जो हमारी अभी भारत में स्टॉक होल्डिंग है मसूर की, तथा जो लोकल रबी की प्रोडक्शन है उसके सारे स्टॉक को मिलाते हुए देखा जा रहा है कि मसूर की भी प्राइसेस काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। मूंग की तो प्राइस पहले से ही कंफर्टेबल है और चने की जो प्राइस लेवल है, जो पिछले साल हमने काफ़ी तेज़ी देखी थी, उसकी तुलना में जो ऑस्ट्रेलिया से अभी जो स्टॉक आया, येलो पीस का जो स्टॉक आया और जो पॉलिसीज़ बहुत सही समय पर उस पर डिसीजंस लिए गए और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स ने जो पॉलिसी डिसीजन इंडिया ने मई 2024 में लिया था उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी की। और इन सब कारणों से भारत पिछले साल भी अपने दालों के की जो सप्लाई पोजीशन है उसको सुगम बनाए रखा और मुझे उम्मीद है कि 2025 और उससे अच्छा रहेगा। आपने कहा सही पॉलिसी सरकार ने यहाँ पर ली है। जी हाँ, प्राइसेस उससे कंटेन हुए हैं, किसानों को भाव भी मिले हैं, कंज्यूमर्स के लिए भी बेहतर है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा जरूर यहाँ पर डिबेट है कि होलसेल में भाव गिरे हैं, लेकिन रिटेल में बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं। हैविंग सेड दैट, जो सर्टन पॉलिसीज हैं या फिर अब जैसे माना जा रहा है कि पीली मटर के साथ क्या होगा, मार्च 31 के बाद क्या होगा, तो जो ये अनसर्टनिटी का पीरियड है, आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है दालों वालों के लिए? अनसर्टेनिटी की पीरियड है ही नहीं। इनफैक्ट ये जो इंडस्ट्री है उसको अनसर्टेनिटी की बात कर रही है। यदि हम डेट्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इतने रिलैक्सेशंस दिए हैं उसके उन्होंने एक सेट ऑफ टाइम दे रखा है। अब उन पे निर्भर करता है कि बाजार दर को देखते हुए, बाजार हालत को देखते हुए, उत्पादन को देखते हुए उस पर वो आगे उस पर कोई फैसला नहीं लेने की जरूरत है या फिर जो पॉलिसी एक्सटेंशन है जिस दरमियान तक है वो खत्म होती है, आगे बढ़ती है। जिसमें सरकार की तरफ से कोई, मुझे नहीं लगता कि नॉन क्लियरिटी है जिस पर इतनी सवालें या इतनी चीज़ें देखी जा रही है। और सरकार ने अभी आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पर 0% की शुल्क, सीमा शुल्क लगा रखी है। पहले जो था उसमें उन्होंने ये छूट दी है। उसी तरीके से जो पॉलिसी डिसीजंस येलो पीस का था उस पर भी उन्होंने एक तात्कालिक छूट दी है। तो तूर की जो इंपोर्ट या आयात की पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया 31 मार्च 2026 तक। तो यह सरकार जो अपने निर्णय ले रही है तो वो सबके हित में है, कंज्यूमर के भी हित में है और साथ साथ फार्मर के भी हित को देखा जाएगा। तो पॉलिसी में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे कोई अनिश्चितता है या कोई इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा है फिलहाल, बट आई एम श्योर यहाँ पर 31 मार्च का इंतजार फिर भी रहेगा। सुनील जी, एक चीज आपसे समझाने का यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दो चीजें होती हैं जब आप नेफेड में काम करते हैं। एक प्रोक्योरमेंट होती है, दूसरा बफर स्टॉक क्रिएट करना होता है, एमएसपी को सपोर्ट करना होता है। तो किस तरीके से एज ऑफ नाउ आप ज्यादातर कमोडिटीज, चाहे वो सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, दालें हैं, कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, नाफेड 23 में जो 23 नोटिफाइड कमोडिटीज़ हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के, उसकी 16 कमोडिटीज़ के एमएसपी को एडमिनिस्टर करता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उनके अंदर हम पीएसएस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत हम पीएसएफ का संचालन करते हैं। पीएसएफ का संचालन बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस के मेंटेनेंस के लिए होता है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो पीएसएस का हम संचालन करते हैं वो उससे हम कोशिश करते हैं कि जो सरकार समर्थन मूल्य
निश्चित करती है उन पल्सेस एंड ऑयलसीड्स के लिए, उसको हम 90 दिन के मियाद में, जो हार्वेस्ट पीरियड होता है, जब खरीदने की प्रक्रिया जारी रहती है, उस पीरियड में हम उनको दें। अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में नाफेड तथा एनसीसीएफ को ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन तथा 1.7 मिलियन मेट्रिक टन के करीब ग्राउंडनट की खरीदी की, क्योंकि उनके जो बाजार दर थे वो एमएसपी से नीचे चल रहे थे। साथ ही साथ हमने तुअर की भी खरीदी अभी शुरू कर दी है बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कल से महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी इसकी खरीदी शुरू होगी। इसी दौरान जब ये तुअर की खरीदी चलती रहेगी तो मार्च से आप यदि ज़रूरत पड़ी तो चना तथा सरसों दोनों की खरीदी हम समर्थन मूल्य पर शुरू करेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है जो हम अपने इस पॉलिसीज़ के इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से फार्मर्स को उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। सुनील जी, अब मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटीज पे आना चाहूंगी और सबसे पहले सोया से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से प्राइसेस लगातार गिर रहे थे, ग्लोबल ग्लट भी था, ज्यादातर सोया ट्रेडर्स, सोया एज स्टेक होल्डर्स का कहना है कि अगर नेफेड नहीं लेती तो प्राइसेस में सपोर्ट ही नहीं आता। एज ऑफ नाउ जिस तरह की आपने बाइंग की है, क्या वो, अगर हम उसको रिकॉर्ड से कंपेयर करें तो किस तरह की ये बाइंग है और क्या और आगे खरीदारी होने वाली है? ये रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट है और ये नेफेड ने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में सोयाबीन की खरीदी नहीं की थी, लेकिन इस बार बाजार दर 500 से 600 रुपये एमएसपी जो 4,892 है उसके नीचे रही, तो हमें किसानों से खरीदना पड़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि शुरुआती दौर में हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों में व्यक्तिगत रूप से जाकर के हमने जो शुरू में जो ग्राउंड लेवल की प्रिपरेशंस थी उसका जायजा लिया और इन्हीं सब कारणों से स्टेट मशीनरी भी काफ़ी आगे आई और इतनी बड़ी मात्रा में हम खरीद पाए। लेकिन हाँ, यह एक चिंता का विषय है कि इतनी खरीदी होने के बावजूद भी अभी भी जो सोयाबीन का दर है वो एमएसपी से नीचे चल रहा है। बहुत सारे 2-3 राज्यों में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उनके प्रोक्योरमेंट पीरियड को भी आगे बढ़ाया है। जी हाँ, 15 साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सोयाबीन एमएसपी के नीचे गई है और काफी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर सिद्ध किए जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर इस तरह की रिकॉर्ड होल्डिंग जब आप करते हैं तो क्या सरकार के वेयर हाउसेस पर्याप्त होते हैं या फिर प्राइवेट या बाहर जाना पड़ता है और उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, ऑपरेशनल इश्यूज में तो ये कभी कभी कहीं प्रॉब्लम आती है जहाँ पे किसी भी वेयर हाउस की जो क्षमता है, हो सकता है कि लोकल जो प्रोक्योरमेंट होती है उसको मीट आउट नहीं हो कर पाती। लेकिन ऐसे हालात में हम सुदूर के क्षेत्रों में भी जब वेयर हाउसेज हैं उनमें भी माल को रखते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके की अभी खरीदी हुई है उसमें आगे की खरीदी के लिए हमें वेयर हाउसिंग स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने कम दरमियान में उस स्टॉक को सेल करके फिर वेयर हाउस को वैकेट करना उतना आसान नहीं होगा। उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकारों को ये बताया जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर तुअर, चना एवं सरसों, मसूर आदि की प्रोडक्शन होती है उसमें समुचित भंडारण की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी,